नमस्कार, मैं साजन कुमार आप सभी को एरोमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने इससे पिछले वीडियो में पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री के बारे में फर्स्ट वीडियो जारी किया था। आज उसी टॉपिक से मैं आप लोगों को सेकेंड वीडियो जारी करता हूं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद प्रत्येक टॉपिक को अपने नोटबुक में अवश्य लिख कर याद करें ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ सके। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है ठोस के सतह पर गैस के अधिशोषित को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि ठोस के सतह पर गैस के अधिशोषित को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ठोस के सतह पर कौन से गैस अधिशोषित होगा या कौन सा गैस अधिशोषित नहीं होगा। तो ठोस के सतह पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति। सेकंड है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट यानी कि अधिशोषक के प्रकृति। थर्ड है स्पेसिफिक एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट यानी अधिशोषक का विशिष्ट क्षेत्रफल। फोर्थ है प्रेशर यानी दाब। फिफ्थ है टेम्परेचर यानी तापक्रम। यानी कि ये पांचों क्या है, ठोस के सतह पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस यानी कि गैस की प्रकृति। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गैस दो प्रकार के होते हैं, एक द्रवित होने वाले गैस और एक अस्थायी गैस। तो द्रवित होने वाले गैस किसे कहा जाता है, यानी कि वैसे गैस जिसको आसानी से द्रवित किया जा सकता है यानी कि लिक्विड रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रवित होने वाले गैस। दूसरा है कि वैसे गैस जिसको दाब बढ़ाने पर भी क्या किया जाता है, द्रवित नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अस्थायी गैस कहेंगे। तो यहाँ लिख भी दिया गया है कि वैसे गैस जिसको आसानी से द्रवित किया जाता है उसे हम द्रवित होने वाले गैस कहते हैं, उदाहरण के तौर पर HCl, NH3 इत्यादि। जबकि वैसे गैस जिसको दाब बढ़ाने पर भी द्रवित नहीं किया जा सकता है उसे हम अस्थायी गैस कहते हैं, उदाहरण के तौर पर O2, N2 इत्यादि। ऐसा देखा गया है कि आसानी से द्रवित होने वाले गैस अधिशोषक के सतह पर ज़्यादा अधिशोषित होते हैं, परंतु अस्थायी गैस ज़्यादा अधिशोषित नहीं होते हैं। आसानी से द्रवित होने वाले गैस में वांडर वाल बल का परिमाण अधिक होता है, यानी कि जो आसानी से द्रवित होने वाला गैस होता है वह अधिशोषक के यानी कि एडजॉर्बेंट के सतह पर ज़्यादा चिपकेगा, यानी कि ज़्यादा अधिशोषित होगा। लेकिन अस्थायी गैस ज़्यादा उस पर अधिशोषित नहीं होगा। आसानी से द्रवित होने वाले गैस में क्या होता है, वांडर वाल बल का परिमाण अधिक होता है। नेक्स्ट है किसी गैस को द्रवित करने का दर क्रांतिक तापकरण पर निर्भर करता है। यानी कि किसी गैस का द्रवित करने का दर किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो क्रांतिक तापकरण यानी कि क्राफ्ट टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, तो देखिए वैसा तापक्रम जिसके ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है, चाहे कितना भी दाब बढ़ा दिया जाए, उसे हम उस तापक्रम को क्रांतिक तापक्रम या क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। अगर पूछा जाए कि क्रांतिक तापक्रम क्या है, तो हम लोग यह बोलेंगे कि वैसा तापक्रम जिसके ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है, चाहे कितना भी दाब बढ़ा दिया जाए, तो उस तापक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक तापक्रम कहते हैं, यानी कि क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट है किसी गैस के लिए जितना अधिक क्रांतिक तापक्रम का मान होगा वह आसानी से द्रवित होगा, परिणाम स्वरूप गैस के अधिशोषण का दर अत्यधिक होगा। यानी कि जितना क्राफ्ट टेम्परेचर का मान अधिक होगा वह उतना ही क्या होगा, आसानी से द्रवित होगा और क्या होगा, गैस के अधिशोषण का दर अत्यधिक होगा। कहने का मतलब कि वह ज़्यादा अधिशोषित होगा। जिसका क्रांतिक तापक्रम यानी कि क्राफ्ट टेम्परेचर जितना अधिक होता है
वह उतना ही अधिक क्या होगा, अधिशोषित होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट यानी अधिशोषक का प्रकृति। प्रकृति मतलब उसका कैसा नेचर है। तो अधिशोषण का दर अधिशोषक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर आसानी से द्रवित होने वाले गैस NH3HCl इत्यादि सक्रिय चारकोल के सतह पर अधिशोषित होते हैं, परंतु अस्थायी गैस O2N2 इत्यादि संक्रमण धातु के सतह पर अधिशोषित होते हैं। यानी कि अस्थायी गैस यानी कि द्रवित होने वाले गैस जैसे NH3HCl जो था वह सक्रिय चारकोल के सतह पर अधिशोषित होती हैं, लेकिन अस्थायी गैस जो था वह O2 और N2 वह ये सब क्या है, संक्रमण धातु के सतह पर अधिशोषित होती है, सक्रिय चारकोल के सतह पर अधिशोषित नहीं होती है। तो यह चेंज हो गया। नेक्स्ट है प्रेशर यानी दाब। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गैस का अधिशोषण दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी कि जितना हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे अधिशोषण का दर क्या होगा, बढ़ेगा। इकाई द्रव्यमान वाले अधिशोषक पर अधिशोषित होने वाले अधिशोषक के मात्रा को हम लोग अधिशोषण का दर कहते हैं। इसको हम लोग x/m से सूचित करते हैं। अगर पूछा जाए कि अधिशोषण का दर किसे कहते हैं तो हम लोग का आंसर होगा इकाई द्रव्यमान वाले अधिशोषक पर अधिशोषित होने वाले अधिशोष्य के मात्रा को हम लोग अधिशोषण का दर कहते हैं। इसको हम लोग x/m से सूचित करते हैं, जहाँ x किसको बताएगा, अधिशोष्य का मात्रा को, और m किसको बताएगा, अधिशोषक का इकाई द्रव्यमान को। नेक्स्ट है कोलॉइड। तो कोलॉइड क्या है, तो ग्राम साहब ने वस्तुओं को दो वर्गों में विभाजित किया, यानी कि क्रिस्टलोइड और दूसरा है कोलॉइड। तो उनके मुताबिक क्रिस्टलोइड वैसा वस्तु है जो अपने घुलनशील अवस्था में आसानी से जंतु झिल्ली से गुजर सकता है, कोलॉइड कहलाता है। यानी कि ग्राम साहब ने बोले कि वैसा वस्तु जो घुलनशील अवस्था में आसानी से झिल्ली से यानी कि जंतु झिल्ली से गुजर सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलॉइड कहेंगे। वैसा वस्तु जो अपनी घुलनशील अवस्था में या तो धीमी गति से या जंतु झिल्ली से बिल्कुल नहीं गुजरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलोइड कहते हैं। यानी कि वे बोले कि वैसी वस्तु जो जंतु झिल्ली से गुजर सकता है उसको क्या कहा गया है, क्रिस्टलोइड कहा गया है। और जो जंतु झिल्ली से नहीं गुजर सकता है या धीमी गति से भी नहीं गुजर सकता है उसको क्या कहा गया है, कोलॉइड कहा गया है। बाद में देखा गया कि यह बंटवारा गलत था, क्योंकि कुछ वस्तु माध्यम में क्रिस्टलोइड की तरह व्यवहार करते हैं जबकि अन्य माध्यम कोलॉइड की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण के तौर पर NaCl का जलीय विलयन क्रिस्टलोइड की तरह व्यवहार करते हैं जबकि बेंजीन में NaCl कोलॉइड की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वस्तु के कण के आकार के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। यानी कि फर्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन यानी कि वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, जब घुलनशील अवस्था में कण का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है तो उसे हम ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन कहते हैं। यानी कि जब कण का आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा तो उसे क्या कहा जाता है, वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। सेकेंड है कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी कि कोलॉइडी विलयन।
तो जब कण का आकार घुलनशील अवस्था में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है तो कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडी विलयन का निर्माण होता है। अगर पूछा जाए कि कोलॉइडी विलयन क्या है तो इसका आंसर होगा जब कण का आकार घुलनशील अवस्था में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है तो उसे हम कोलॉइडी विलयन कहते हैं या कोलॉइडी सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन यानी कि निलंबन। तो निलंबन क्या है? तो जब कण का आकार घुलनशील अवस्था में 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है तो उसे हम सस्पेंशन या निलंबन कहते हैं। तो देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या अंतर, डिफरेंस देखते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन इसका जो कण का आकार होगा 1 नैनोमीटर से कम होगा और कोलॉइडल सॉल्यूशन का आकार क्या होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। और सस्पेंशन में कण का आकार कितना होगा तो 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। सेकेंड है कि ट्रू सॉल्यूशन के कणों को नगण्य आँखों से तथा सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। कोलॉइडी विलयन के कण को नगण्य आँखों से नहीं देखा जा सकता है परंतु उनके कण द्वारा बिखेरे गए प्रकाश को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। सस्पेंशन के कण को नगण्य आँखों से देखा जा सकता है यानी कि ट्रू विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन यानी कि वास्तविक विलयन के कणों को नगण्य आँखों से नहीं देखा जा सकता है। दूसरा है कि कोलॉइडी विलयन के कणों को नगण्य आँखों से नहीं देखा जा सकता है लेकिन उनके द्वारा बिखेरे गए प्रकाश को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि सस्पेंशन के कणों को हम लोग क्या कर सकते हैं नगण्य आँखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन के कण को छन्नी पत्री या अल्ट्रा फिल्टर पेपर के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन के कण को छन्नी पत्री के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता परंतु अल्ट्रा फिल्टर पेपर के द्वारा अलग किया जा सकता है। सस्पेंशन के कण को सामान्य छन्नी पत्री के द्वारा अलग किया जा सकता है यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के जो कण है उसको छन्नी पत्री चाहे अल्ट्रा फिल्टर एक दोनों से नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है उसे छन्नी पत्री के द्वारा तो अलग नहीं किया जा सकता है लेकिन अल्ट्रा फिल्टर के द्वारा अलग किया जा सकता है। और सस्पेंशन में क्या है कि सस्पेंशन के कण का सामान्य छन्नी पत्री के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेल्टिंग। तो ट्रू सॉल्यूशन का कण तल में नहीं बैठता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन का कण गुरुत्व के प्रभाव में तल में नहीं बैठता है परंतु सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर उसको तल में बैठाया जा सकता है। सस्पेंशन के कण गुरुत्व के प्रभाव में तल में बैठ जाते हैं यानी कि ट्रू सॉल्यूशन का कण तल में नहीं बैठता है और कोलॉइडल सॉल्यूशन का कण भी तल में नहीं बैठता है लेकिन उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब उसको क्या करता है घुमाने से क्या किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जैसे हम लोग कभी कभी बाल्टी में पानी रख के और उसको हाथ से घुमाते हैं तो एकदम बीच में आ जाता है तो ठीक उसी को हम लोग क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो उस तरह से करेंगे तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का कण क्या करेगा बैठ जाएगा लेकिन सस्पेंशन का कण क्या हो जाता है तल में बैठ जाता है। ये सब क्वेश्चन है कि दूध क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि डोलोइडल सॉल्यूशन क्या है। तो डोलोइडल सॉल्यूशन क्या है तो देखते हैं द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल द बेल्टम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बट इट कैन बी मेड टू सेटल द ऑन द सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि डोलोइडल सॉल्यूशन उसको कहते हैं कि खुद से अपने बॉटम में क्या करेगा नहीं बैठेगा लेकिन उसको ग्रेविटी के कारण नहीं बैठेगा लेकिन उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो क्या करेगा बैठ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं
कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो फेज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल विलयन का प्रावस्था, कोलोइडल विलयन का प्रावस्था। तो कोलोइडल विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी कहने का मतलब यह पूरी तरह से क्या हो, मिला हुआ नहीं रहता है। दो प्रावस्था से मिलकर बना होता है, यानी कि प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम। यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशन दो प्रावस्था से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी कि परिक्षेपित प्रावस्था, और दूसरा होता है प्रक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो देखते हैं कि डिस्पर्स फेज यानी परिक्षेपित प्रावस्था क्या है और परिक्षेपण माध्यम क्या है। तो परिक्षेपित प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स फेज क्या है, तो परिक्षेपित प्रावस्था कम मात्रा में पाया जाता है। यह वैसे कणों को रखता है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। यानी कि जो कम मात्रा में होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा या परिक्षेपित प्रावस्था कहलाएगा। सेकेंड है डिस्पर्सन मीडियम यानी कि प्रक्षेपण माध्यम। तो प्रक्षेपण माध्यम क्या अधिक मात्रा में पाया जाएगा, जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था का कण क्या होता है, बिखरा होता है। तो कोलोइडल विलयन का वैसा प्रावस्था जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था का कण बिखरा रहता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गंधक का कण जल में बिखरा रहता है, तो गंधक क्या हुआ, परिक्षेपित प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेज हुआ, और जल क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे जो टॉपिक्स बच गया उसे नेक्स्ट वीडियो में जारी किया जाएगा। धन्यवाद।